समझ एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 48 यहाँ पर करेंगे, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको इसमें जितने भी क्लॉज दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल को डीपली समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर डीपली हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगी और हमारा 1-2 नंबर से जब भी सिलेक्शन रहता है तो बहुत हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए हमें जितने भी आर्टिकल है उनको कहीं ना कहीं डीपली समझने की जरूरत रहती है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट कर सकती है। इसीलिए आज हम आर्टिकल नंबर 48 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इस पर क्योंकि लॉ भी बने हैं, इसे भी हम मोस्टली समझने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। चलिए हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 48। राज्य कृषि। राज्य का मतलब मैं आर्टिकल नंबर 12 में बता चुका हूँ। प्रत्येक आर्टिकल में आपको राज्य शब्द मिल रहा है तो उसे समझने की हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए जितने भी तरीके हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से करने की पूरी तरह कोशिश करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और क्या करेगा? तथा विशेष रूप से शब्द यूज हुआ है, इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू, यहाँ पर शब्द यूज हुआ है अन्य दुधारू। अन्य दुधारू शब्द में सभी पशु आ जाएंगे, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो दूध देते हैं ना, जो वो सभी पशु आ जाएंगे इसमें। और आगे का है तथा वाहक पशुओं की नस्लें को के संरक्षण, और यानी कि जितने भी पशु है उनके संरक्षण प्रदान करना किसका कौन प्रदान करेगा? राज्य करेगा। और आगे क्या कहता है? और सुधार के लिए और उनके वध का निषेध करने के लिए कदम उठाएगा। आगे का क्या कहा गया? इन्होंने क्या कहा है कि सुधार के लिए उनके वध, यानी कि उनमें सुधार करेगा। अगर उनका कहीं ना कहीं वध किया जा रहा है, यानी कि उनको मारा या काटा जा रहा है, तो उनमें उनको रोका जाएगा। ये विशेष रूप से आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है। यानी कि यहाँ पर दो भाषाओं का यूज हो रहा है। पहला क्या कह रहा है हमारा? राज्य क्या करेगा? कृषि और पशुपालन के जो तरीके हैं उनको वैज्ञानिक करने का प्रयास करेगा। और दूसरा क्या कहा गया? जो भी दुधारू पशु है अगर उनको क्या किया जाएगा? उनको मतलब उनका पालन पोषण सही तरीके से किया जाएगा। और अगर उनका कहीं ना कहीं वध किया जाता है तो उन पर कानून बनाकर उनको रोका जाएगा। बेसिकली ये आर्टिकल दो भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। अब इसका आर्टिकल नंबर 48 का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसका महत्व क्या है, थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं। कृषि और पशुपालन कल्याण, यानी कृषि और पशुपालन कल्याण। बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ये आर्टिकल दो लोगों से जुड़ा हुआ है। ये विशेष रूप से पहले हेडिंग क्या करती है? वैज्ञानिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देता है। यानी कि यह आर्टिकल क्या करता है? वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की प्रयास करता है या फिर आपको कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। और पशुपालन, यानी कि पशुपालन को हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, पूर्व से भी रहा है, आज भी बहुत सारा है। इसीलिए क्या कहा है? पशुपालन को बढ़ावा देना। दूसरी हेडिंग क्या करती है? गाय, बैल और दुधारू पशुओं की सुरक्षा, यानी कि गाय, बैल ये सभी क्या है? किसानों के, जो हमारे किसान भाई है उनके लिए है। उनकी कहीं ना कहीं दुधारू पशु है उनकी सुरक्षा की बात की गई है। ऐसा नहीं है आपने उनका यूज करके बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराएं या फिर उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, पर जोर देता है। और जो भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए आर्टिकल नंबर 48 इसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत की यह क्या एक
पुराना हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, उसमें क्या है बहुत सारे पशु वगैरह भारतीय जितने भी थे सभी लोग रखते थे, उनका यूज करते थे, उनको कहीं ना कहीं उनको सही तरीके से उनका एक तरीके से मैनेजमेंट है या फिर उनको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उनका यूज करते थे, वो आज भी लोग कर रहे हैं। और सांस्कृतिक एवं धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान भी है भारत पर इस पर। और थोड़ा सा हम समझते, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। हिंदू जो धर्म है भारत का, उसमें गाय को क्या है, पवित्र माना गया है, इसलिए यहाँ पर गाय भी जोड़ा गया है। गाय और बैल, इनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पवित्र माना जाता है, इसलिए यह अनुच्छेद भारतीय परंपराओं से जुड़ा है। यानी कि आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, जो गाय है उसको हिंदू धर्म में क्या है, बहुत पवित्र माना गया है, जिसकी वजह से ये क्या धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से आर्टिकल नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पशुधन की सुरक्षा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जो भी हमारा पशुधन है उससे क्या ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। क्योंकि आज की डेट में भी आप देख रहे होंगे कि जो भी पशु लोग जो भी किसान भाई है पशुओं को रखते हैं, तो उनसे क्या जो भी दूध निकालते हैं उसको कहीं ना कहीं शहर में ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर उनको सेल करते हैं, जिससे क्या है उनके पास पैसा आता है, जिससे उनकी क्या है आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कहीं ना कहीं मजबूत होती चली जाती है। इसीलिए भी क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, पशुधन पर ज्यादातर निर्भर देखने को मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर आपने देखा हो 2, 3, 4, 5 जिसकी जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो गाय भैंस कर रखता है, उनसे जो भी उनकी आमदनी होती है उनका अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उनकी मजबूत होती है। ये इसका क्या है इंपॉर्टेंस है, आर्टिकल नंबर 48 का इंपॉर्टेंस है। चलिए और थोड़ा सा हम समझते हैं। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, आर्टिकल नंबर 48 का आर्थिक प्रभाव क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। दुधारू पशुओं के संरक्षण से दूध उत्पादन बढ़ता है। यानी कि जो भी हम भारत के जितने भी दुधारू पशु हैं, अगर उनका संरक्षण होगा तो क्या होगा, दूध का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में सांची है, सांची है, ये क्या करता है, ये किसान भाई जितने भी हैं उनसे कहीं ना कहीं वो क्या करता है, दूध लेता है, उनसे फिल्टर करके जहां पर दूध की उपलब्धता नहीं है वहां पर सभी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। अमूल है और अमूल है वो भी यही करता है, वो भी किसान भाई जितने भी उनसे दूध लेके वहां पर अपना सप्लाई करके, जहां पर जैसे बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, मुंबई जैसी सिटी है, वहां पर सप्लाई कर देते। तो यहाँ पर दोनों लोगों का बेनिफिट होता है। पहला क्या, किसान का बेनिफिट होता है, किसान का बेनिफिट होता है, और फिर दूसरा किसका, कंपनी का भी बेनिफिट होता है। इसीलिए इसे क्या कहा है, जो संरक्षण है दूध का उत्पादन का जो संरक्षण है उससे क्या होता है, उनका उत्पादन बढ़ता चला जाता है। और दूसरा क्या है, कृषि में उपयोगी पशुओं जैसे बैल की सुरक्षा से छोटे किसानों को लाभ होता है। कृषि में क्या है, बैल का उपयोग होता है, जिसकी वजह से क्या है होता है, जो भी छोटे किसान होते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम देखा गया है जो छोटे किसान है वो कहीं ना कहीं इससे कमजोर होते जा रहा है, और जो पशु है वो कहीं ना कहीं बाहर होते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि भारत में क्या है, डे बाय डे क्या हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे जो जैसे बैल है, गाय है, पशु है, उनका कहीं ना कहीं यूज करना लोगों ने बंद कर दिया है, जिससे क्या है एक नया एक सिस्टम जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, अनुच्छेद 48 का इम्पैक्ट क्या देखने को आपको मार्केट में क्या मिलेगा, इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। गो हत्या पर प्रतिबंध, आर्टिकल नंबर 48 से क्या हुआ, भारत में क्या निकल के आया, गो हत्या होती थी उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया। कई राज्यों में, जैसे गुजरात में क्या गो हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 48 से जुड़ी है गाय और बछड़ों को हम क्या है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या किया गया कि जो भी गाय है उस पर पूरी तरह इन राज्यों में क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुजरात गौरक्षा कानून 2017
यानी कि गुजरात में क्या है, 2017 में गुजरात गोरक्षा कानून बनाया गया है, जिसकी वजह से गो हत्या पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति गो हत्या करता है तो आर्टिकल तो क्या है, गोरक्षा कानून 2017 से उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। विवाद और बहस, विवाद और बहस, इस पर कुछ विवाद भी है और कुछ बहस भी है। जैसे कि समर्थन, गोरक्षा से पर्यावरण संतुलन और किसानों की आय में वृद्धि होती है। अगर गोरक्षा होगी तो किसानों की जो आय है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती चली जाएगी, जिससे क्या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। विरोध क्या है, इसका विरोध क्या है, कुछ समुदाय जैसे मांस व्यापारियों के रोजगार पर असर है। अब इसका विरोध क्या है, जो मांस का जो व्यापार करते हैं जो लोग, उनका कहीं ना कहीं उनसे क्या उनकी आय कम हो जाएगी, जिससे वजह से उन्होंने क्या इस कानून का कहीं ना कहीं विरोध किया हुआ है। अब इसके लिए क्या है, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय क्या होते हैं देखते हैं हम। जो क्या है, कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए, उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 का है। सुप्रीम कोर्ट ने गो हत्या पर प्रतिबंध को वैध ठहराया। यानी कि मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 में एक केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन दिया कि गो हत्या पर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। लेकिन उन्होंने लेकिन शब्द भी जो यूज किया है उसको भी हमें, लेकिन बेकार पशुओं के वध की अनुमति दी। यानी कि जो बेकार पशु हैं जिनका कोई यूज नहीं है, कोई मान लो किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, उनको काटने की उन्होंने परमिशन दे दी। इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी हेडिंग क्या है, अब्दुल हकीम बनाम राजस्थान राज्य 2005 में गो संरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी। यानी कि अब्दुल हकीम बनाम राजस्थान राज्य 2005 में गौ संरक्षण को क्या है, संवैधानिक मान्यता उन्होंने दी। ये दो मामले थे जो कि न्यायिक निर्णय के अकॉर्डिंग निकल के सामने आए, आर्टिकल नंबर 48 के अकॉर्डिंग। अब हमारा बेसिकली लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, जो कि हम प्रत्येक आर्टिकल में इसका देते हैं, उसे भी हम यहाँ पर पूरी तरह समझ में आएगा। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा समझ में रह गया होगा तो हमारा जो भी आर्टिकल नंबर 48 हमारा कहना चाहता है, लास्ट में हमारे निष्कर्ष में पूरी तरह समझ में आ जाता है। आर्टिकल नंबर 48 हमारा क्या कहता है, कृषि और पशु कल्याण और भारतीय संस्कृति को संरक्षण देता है। यानी कि आर्टिकल नंबर बेसिकली 48 क्या कहता है, कृषि को संरक्षण प्लस पशुपालन को संरक्षण यह प्रदान करता है। हालांकि इसके कारण आर्थिक और सामाजिक बहसें भी होती रहती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसके कारण आर्थिक और सामाजिक जो बहसें है, एक पक्ष यस कहता है, एक पक्ष नो कहता है, ये हमेशा बहसें चलती रही हैं, आज भी चलती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। संतुलित क्रियान्वयन ही इसकी सफलता की कुंजी है। यानी कि संतुलित क्रियान्वयन होना चाहिए। यानी कि बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं, कृषि और जो भी दुधारू पशु है दोनों का बैलेंस बनाकर इसको चलना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं सफलता की ओर हम पहुंच सकते हैं। आई होप आर्टिकल नंबर 48 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको कंटिन्यू वीडियो आपको संविधान से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।